नमस्कार। आज एक अलग विषय पे वीडियो लेके आया हूँ, जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ उल्टा-सीधा ऐसा-वैसा होता रहता है। तो वो क्यों होता है? बहुत सारी चीज़ें हमको पता नहीं चलती हैं, तो हम पता चलता है कि कहीं जा रहे हैं, पत्रा दिखा रहे हैं, ज्योतिषी के पास जा रहे हैं। कभी आदमी सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया है, सोचता है ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, किसी ने कुछ कर दिया है, मेरी दुकान में जादू बाँध दिया है, धागा बाँध दिया है। क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि उसके आस-पास क्या घट रहा है। लेकिन अब चीज़ें बदलती जा रही हैं और विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तो अब हमको ये चीज़ें भी, महीन चीज़ें, मनुष्यों के व्यवहार से जुड़ी हुई महीन चीज़ें भी हमको पता लग जाती हैं। तो जब जिसको पता नहीं चलता, वो ज़िंदगी में बड़ा भारी भुक्तभोगी रहता है। भुक्तभोगी ऐसे रहता है कि पता चला कि उसके साथ कुछ हो रहा है, उसको पता ही नहीं क्यों हो रहा है। अब वो अलग-अलग चीज़ों को दोष देता रहता है, किसी ने कुछ कर दिया होगा, जादू, टोना, टोटका। ये सारी चीज़ें जानने की जो नई विद्या है, विद्या तो नई नहीं है, विद्या बहुत पुरानी है, लेकिन हम सबके लिए अब नई है, हम लोग धीरे-धीरे इससे परिचित हो रहे हैं। वो है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो हमारे जो दिमाग के लोचे होते हैं ना, वो लोचे काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगी को तय करते हैं और हमारे आस-पास के लोगों की बहुत सारे लोचे होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी निजी ज़िंदगी में बड़ी सारी उठापटक हुई और ये काल्पनिक दोस्त नहीं है, एक दोस्त बल्कि सचमुच के दोस्त हैं। आज तक में बहुत सीनियर पोजीशन पे होते थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए, उनका परिवार टूट गया और इन सारी तकलीफों के बीच में उनको समझ में आया कि एक विषय ऐसा है मनोविज्ञान का, जिसको मैं समझ लेता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकता था। अब वो चूँकि तकनीक के तांत्रिक आदमी हैं, आज तक का जितना आप साम्राज्य देख रहे हैं ऑनलाइन वाला, आज तक गेमिंग वगैरह, इस सब के पीछे आइडिएशन का काम, बढ़ाने का काम, बड़ा-छोटा बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो उन्होंने जो है, जब इसको उन्होंने एक पूरा इस पे एप्लीकेशन ही बना दिया, भैया जो आओ, वो आओ और अपनी समस्या और मनोवैज्ञानिक गुत्थियाँ सुलझाओ। तो जब पता चला कि उन्होंने ये काम किया है, तो उनसे बड़ी चर्चा हुई, तो बड़ी अंदर की बातें पता चली, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जब ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें सामने आई, तो बड़ी रुचि मेरी जागी। मुझे लगा ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मज़ेदार के साथ-साथ क्या है कि बड़े सारे लोगों की ज़िंदगी के कष्ट हर लेती है, कष्ट हरण, संकट मोचन टाइप का मामला है ये। तो इस पे बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक बड़ा लंबा-चौड़ा पैनल है, जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, लोग आपस में भी बात कर सकते हैं, बहुत सारी मन की बातें हैं, मन की ग्रह खोल लो टाइप का मामला हो जाता है। तो उनके यहाँ पे जो बहुत सीनियर हैं, बहुत सारे उनके पेटेंट हैं उनके नाम में, वो मैडम है गगनदीप कौर। मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब, मैडम का इंटरव्यू हमको करना है, तो बहुत खुशी-खुशी वो तैयार हो गई, तो बड़ा अच्छा लगा। तो आज वो हमारे साथी हैं। तो आज हम जो है वो उन्हीं से डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या तंत्र है, ये जो मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी कैसी चीज़ है, इससे इंसान का जीवन कैसे प्रभावित होता है, जीवन कैसे बदला जा सकता है और क्या-क्या ऐसा है जो अब ज़िंदगी में हम सबकी समस्या बन के खड़ा हो गया है। तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँगा। आप हैं गगनदीप कौर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आप हमारे चैनल पे आईं। मैम बताइए कि ये मनोविज्ञान जो है वो जीवन में क्या-क्या बदलाव ला सकता है? Thank you so much for inviting me, sir. तो मैम हमको ये बताइए कि ये मनोविज्ञान की साइंस क्या है? कैसे हम पता लगा लेते हैं लोगों की ज़िंदगी की समस्याएँ? कैसे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? तो इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरू में बता दीजिए ये नई चीज़ क्या है? फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं और लोगों की ज़िंदगी की समस्याओं पे आएँगे आपके पास। पहली चीज तो सर ये नई चीज नहीं है। मनोविज्ञान तो कब से चल रहा है, जब से योगा है, जब से जी, हमारा जी। द शास्त्र चल रहे हैं। मनोवैज्ञानिक तो तब से है। हम पहले उनको जी। गाइडेंस के रूप में लेते थे। जैसे हमारी नानी दादी इन लोगों ने हमें कुछ समझा दिया, तो बेसिकली वो क्या करते थे, वो जी। क्वालिफाइड नहीं थे, हम उसको गाइडेंस में लेते हैं। मतलब अगर उनको प्रोफेशनली डेफिनेशन दी जाए तो वो गाइडेंस में काउंट होते हैं, पर करते तो वो भी यही थे ना कि हमको चीजें समझाते थे। तो जी। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एक इस तरह का विज्ञान है जिसमें हम मानव के मतलब इंसान के मन का एंड द बिहेवियर, वो किस तरह की भावनाएं, किस तरह का व्यवहार करता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। जी, जी, ये आइडिया। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप नए-नए शब्द आ गए हैं, आपस में मियाँ-बीवी लड़ रहे हैं, पता चला उसने पहाड़ से धक्का दे दिया, उसने नीले ड्रम में गाड़ दिया, उसने गला दबा दिया। क्या ये सब चीज़ें कहीं न कहीं से
जो है वो जुड़ी हुई हैं मनोविज्ञान से? क्या पहले से अगर हम समझ पाएँ कि पार्टनर के साथ दिक्कत क्या है या हमारे साथ दिक्कत क्या है, क्या हम उसको रोक सकते हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से रोक सकते हैं? सर मेरे पास आप मानेंगे नहीं कि रोज़ के इतनी कॉल्स आते हैं, इसी हे पैल के थ्रू भी बहुत कॉल्स आती हैं, जैसा कि अभी आपने इंट्रोड्यूस किया। सो जी, अदरवाइज़ भी मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जेनज़ीज़ को प्रॉब्लम है, कि बच्चों को प्रॉब्लम है, नहीं, जो मेरी उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं, 40 साल के हैं, 60-70 साल के बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनको अब लग रहा है कि सारी उम्र हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, अब नहीं हो पा रहा है। सो कहीं न कहीं ये जताता है कि एक हम में पेशेंस कम होती जा रही है, और दूसरा ये जो हमारी फैमिलीज़ टूट गई हैं, जो हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में चले गए ना कि हम अकेले-अकेले ही रहेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। पहले कुछ घर पे जैसा कि मैंने बोला बड़े-बुजुर्ग होते थे, कुछ शर्म है उनकी, कुछ वो लोग समझाते थे, कुछ जी। सहने का मादा भी था, अगर कहा जाए तो। अब ये सब चीज़ें ना बिकॉज़ सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए, तो बहुत ईज़ी है अलग हो जाना। बट इससे बहुत प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में ना, एज़ अ होल हम डेवलप नहीं हो रहे, हम पिछड़ रहे हैं। और ये थोड़ा-सा हम लोग मेटलिस्टिक भी होते जा रहे हैं। पहले ये होता था कि भई अगर एक पार्टनर है, उसके अगर दोनों पाँव कट गए, तो आदमी उसके साथ जीवन बिता देता था। अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है, वो स्त्री हो या पुरुष, उसका पार्टनर उसको उसी अवस्था में पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहता था। एक-दूसरे के साथ रहते थे। कहीं पे ये नहीं होता था कि इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, तो हम छोड़ के चले जाएँ। अब तो पता चला कि जो सोशल आइकन्स हैं, वही हर 2-4 साल में छोड़-छोड़ के शादियाँ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को जो है वो ढोते रहना चाहिए ज़हरीले रिश्तों को। पर ये एक चीज़ नई पैटर्न आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा जल्दी फैसले लेने लग रहे हैं। क्या ऐसा है या ये सही है, गलत है, क्या है? सर अब अगर ऐसे बात करी जाए तो हम अपने माँ-बाप को देखें तो इतने सालों से रिश्ते निभा ही रहे हैं। पहले जी, क्या होता था कि कुछ चीज़ें हैं जो लोग शायद बोलेंगे कि ऑर्थोडॉक्स सोच है या पिछड़ी सोच है, बट हमें पता था कि हमें इन्हीं के साथ रहना है, तो कई बार हम ढल जाते थे सिचुएशन के हिसाब से, कई बार सामने वाले को हम समझा देते थे कि हमें ये चीज़ें चाहिए। बट आज की डेट में चीज़ें अवेलेबल बहुत हो गई हैं, पेशेंस मैं फिर कहूँगी पेशेंस नहीं है, तो इंसान ये सोचता है कि भई मैं इतनी एफर्ट करूँ ही क्यों, जब मुझे दूसरी चीज़ अवेलेबल हो रही है। बट मेरा यहाँ लोगों से पूछना ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि जो नेक्स्ट चीज़ नहीं मतलब जो भी नेक्स्ट पार्टनर के पास आप जाएँगे, वहाँ आपको खुशी मिल जाएगी? सो कॉम्प्रोमाइज़ तो यहीं हर पे जगह मेरे ख़्याल से यहीं पे मनोविज्ञान का रोल रहता है क्योंकि आपके पास में अगर एक पार्टनर है या एक एम्प्लॉयी है या कोई भी व्यक्ति जीवन में आपके, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग उसको आपने स्टडी किया 2-4 साल में समझा कि ये अच्छा है, बुरा है। अगर बुरा भी है तो इसकी बुराई क्या है, उस बुराई को कैसे हैंडल किया जा सकता है, अच्छाई को कैसे हैंडल किया जा सकता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आप गणित पढ़ गए, आपने 2-4 साल 6 महीने गणित पढ़ा, फिर अचानक आपको लगा बोरिंग सब्जेक्ट है तो फिर आप साइंस की तरफ भागे। फिर साइंस आपको बोरिंग लगा तो कहाँ जाओगे? ये जी। भी बहुत ज़्यादा होने लगा है कि हम चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के बजाय इसके रूट देखते हैं कि भई निकल जाओ यहाँ से, दूसरा देखा जाएगा, छोड़ो भाड़ में जाने दो। और परफेक्ट कोई होता नहीं है तो इसी में उलझ जाते हैं। अ, सर एक और चीज़ पैटर्न मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ जो आज के बच्चे कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बहुत लंबे-लंबे चल रहे हैं। फिर लिव इन जी, रिलेशनशिप में जा रहे हैं ये लोग। पहले जी, जी, सिचुएशनशिप चल रही है, फिर लिव इन में जा रहे हैं, फिर ये जी, शादी कर रहे हैं। जी, वो रिश्ते जो शादी से पहले चल रहे थे, वो बहुत लंबे चल रहे हैं। 10-10 साल के जी, भी इनके रिलेशनशिप चल रहे हैं। बट शादी के 2 महीने बाद ही ऐसी क्या चीज़ें हो जाती हैं कि ये एक-दूसरे को छोड़ जी, देते हैं। सिर्फ़ एक ये जी, चीज़ कि अब ये मेरी मलकियत होगी, ये कहीं नहीं जा रही या कहीं नहीं जा रहा, एक ये सोच बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले ये होता है कि डर लगता है कि हाँ, मुझे छोड़ के कहीं और ना चली जाए या चला जाए। सो जब आप किसी चीज़ को पा लेते हैं, आपका इंटरेस्ट क्यों खत्म हो रहा है? ये कुछ चीज़ें जी, हैं जो ये थोड़ा तकलीफ दे रही हैं। अच्छा कुछ नए-नए शब्द जैसे आपने कहा सिचुएशनशिप बताया, कुछ बताया। ऐसे ही एक गैसलाइटिंग क्या होता है? गैसलाइटर क्या होता है? कुछ होता है इस तरह का? वो भी एक नया जैसे शुरू हुआ है, क्या होता है वो? सर पहले तो मैं बताऊँगी ये कुछ भी नया शुरू नहीं हुआ। ये हमारे भी जी, टाइम पे जी, था, मम्मी-डैडी के टाइम पे भी था, नानी-नाना के जी, टाइम जी, पे भी था। बट जेन ज़ीज़ ने ना इनको टर्म्स दे दिए, तो वो जी, बहुत जी, मशहूर हो गई हैं। जी, जी, गैस लाइटिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है गैस और लाइटर दोनों को इकट्ठे करेंगे तो ब्लास्ट होगा। जी, सो जी, इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि पहले हुँ, आपको वादे किए जाते हैं बहुत सारे, चीज़ें बोली जाती हैं। बट जब हुँ, आप उस चीज़ को क्लेम करेंगे कुछ देर बाद कि तुमने तो ऐसे बोला था, तुमने ये वादे किए थे, ऐसा होना चाहिए था,
अचानक से सामने वाला मुकर जाएगा, मना कर देगा, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। सो बेसिकली वहां आप खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं, आपका जी जी। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज ऐसे ही करती हैं, बट आज की डेट में ये बहुत कॉमन पाया जा रहा है। हर कोई अपना वो पल्ला झाड़ने के लिए सीधा सीधा बोल देता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। नहीं, एक चीज और भी है कि इस तरह की, जैसे आपने एक कारण बताया, इस तरह की जब जिंदगी की रिश्तों की बातें आती हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी तरह तरह की चीजें रिश्तों में हो रही है। सिर्फ एक चीज नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। वो कौन से इंडिकेटर्स हैं एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे जो आप सजेस्ट करेंगे कि भाई इसको देख के आप सावधान हो जाओ कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप इस जगह जा रही है, और इस जगह पे अगर आप कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि भविष्य में आप इसको गड़बड़ की दिशा में जाने वाले हो। इस तरह की चीजें कौन कौन सी हैं आपके पास? बहुत सारे केसेस आ रहे हैं उन सारी चीजों को देखते हुए। सर पहली चीज तो मैं बोलूंगी रिस्पेक्ट। अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही वो आपको जी जी करे या कुछ भी करे, बट आपको अपने दोस्तों में किस तरह इंट्रोड्यूस कर रहा है, आपको अकेले में कैसे बात करता है, रिस्पेक्ट दे रहा है, आपकी मजाक में भी बेइज्जती कर रहा है, या आपके फ्रेंड सर्कल या किसी भी चीज पे कमेंट कर रहा है, तो वहां थोड़ा सतर्क हो जाइए, वो पैटर्न नोट कीजिए। देन आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो क्या वो आपको कल दबा के रखने वाला है? बिकॉज चीजें बाद में बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आप कहाँ आ जा रही हैं इसका फ्रीडम है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिना बताए घर से निकल जाए, नहीं, मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ। मैं अपने हस्बैंड को सब कुछ बता के जाती हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ वहां जा रही हूँ, वो मुझसे नहीं पूछ रहे, बट इट इज माई ड्यूटी। सी, कुछ चीजें ना रिश्ते में अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको भी वो करनी चाहिए, कि अगर वो आपको फ्रीडम दे, सो आपको भी उस फ्रीडम का नाजायज फायदा नहीं उठाना। देन नहीं, और ऐसे दूसरा ये कि ये तो दोनों के ऊपर ही लागू होता है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, बता के ही कहीं जाना चाहिए, या कहाँ हैं आप ये घर वालों को पता होना चाहिए, ताकि किसी तरह की आपदा में स्थिति में, आप बच्चे भी हैं तो पेरेंट्स के लिए कम से कम यस, आपकी वो आप अब आजकल उनको तो पता रहे। मोबाइल पे आजकल तो मोबाइल पे इतनी फैसिलिटीज हैं, आप लोकेशन शेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड भी डाउट करे और हर टाइम पूछते रहे, नहीं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। किसी को सफोकेट भी नहीं करना चाहिए किसी रिश्ते में, थोड़ा फ्रीडम दो एंड स्टार्ट मेकिंग ट्रस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपको लग रहा है वो नहीं हो पा रहा है, कोई डाउट्स हो रहे हैं, तो प्लीज स्टॉप देन एंड देयर, आगे मत अच्छा, ये जाइए। सफोकेटिंग वाली बात जो आपने कही, कई बार एक चीज और देखने में आती है कि पता चला कि हर चीज में शक हो रहा है, हर चीज पे एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि जिसको कहते हैं ओवर पजेसिव होना, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिससे नमस्ते किया, अरे इसका कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चार जगह उससे किसी के साथ हंस खेल लिया, उसके साथ गड़बड़ तो नहीं है, एकदम डब्बे में बंद करके एक दूसरे को रखना चाहते हैं। ये सब क्या है और कैसे होता है, और उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये होता है। बिल्कुल होता है सर। अगर आपको ये सब चीजें शादी से पहले दिख जाएं तो प्लीज वहीं पे मना कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके ट्रेट्स हैं। वो एक ओवर पोजेसिव, जैसे कि आपने वर्ड यूज किया, एंड जी वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी में चले जाते हैं, जिनको हर किसी पे डाउट रहता है। कुछ टर्म्स हैं, जी ऐसा नहीं है कि हर कोई डिसऑर्डर से परेशान होता है, कुछ लोग वैसे ही नेचर से पोजेसिव होते हैं, बट कुछ चीजें बात करके सेटल डाउन हो सकती हैं। कुछ ये सब चीजें जी। ना परवरिश पे भी डिपेंड करता है, आपके घर का माहौल कैसा है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे देखा है। सो ये सब चीजें मैटर करती है। जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं उसमें बहुत, मतलब आप मानेंगे, हम लोग परदादा और उनके पिताजी, कितनी बहनें कितने भाई, वहां तक हमें जाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे जीन्स में चलती हैं, जेनेटिक कुछ चीजें होती हैं। जी। So, तो कुल इन मिला सब के चीजों। ये इस तरह के पैटर्न जिसमें एक आदमी दूसरे व्यक्ति की सांस लेने पे, खुश रहने पे, बाकी चीजों पे पहरे लगा रहा हो, मजाक करने के बजाय मजाक उड़ा रहा हो, अपमानित करता हो, तो कहीं ना कहीं ये वो स्थिति है जो आगे जाके विस्फोटक बन सकती है। उसको समय पर रोक लिया जाए। एक बिल्कुल सर, समय की दूसरों बड़ी की। अहमियत होती है। कई बार घरेलू हिंसा के मामले में, एक दूसरे को के बीच में कड़वाहट पैदा करने के मामले में लोग सही समय पे कदम उठाएं तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये किस तरह से सही समय, जैसे घरेलू हिंसा के मामले में, मैं वो एक शो देख रहा था फेमस आमिर खान वाला, उसमें एक लेडी थी, हम्म। उसका हस्बैंड उसको अक्सर पीटता रहता था। एक दिन उसके हाथ में पत्थर का वो जो सिलबट्टे वाला आया, उसने सिर पे मार दिया हस्बैंड के, उसका सर फट गया। उसके बाद से घरेलू हिंसा बंद हो गई। किसी और साइकेट्रिस्ट से मैं बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि जब आपके ऊपर हाथ उठाए कोई पहली बार,
तभी हाथ पकड़ लीजिए तो हमेशा के लिए घरेलू हिंसा बंद हो जाएगी। अगर सालों से आपके हस्बैंड आप वाइफ को पीट रहे हैं, बच्चे बड़े हैं, अगर बच्चे कहें कि खबरदार, तो घरेलू हिंसा बंद हो जाएगी। तो ये जो टाइमिंग है, कब किसको कैसे रोकना है, इसके बारे में आप गाइड करें, आप थोड़ा समय लेके करें, ताकि लोगों को कम से कम ये एक जानकारी मिले कि कैसे रोक सकते हैं वो। पहली चीज सर, केवल ये औरतों के साथ नहीं होता है, कई आदमी भी इससे पीड़ित हैं। ये बोथ वेज है सोसाइटी में। हाँ, रेशो जी। बहुत कम है, मतलब परसेंटेज कम है आदमियों की, बट होता हर जगह है। सो पहली ही जब आपके साथ पहले ही बार जब ऐसा कुछ हो, आप वहीं रुक जाइए। कहीं से भी मदद लीजिए, घर वालों से बोलिए, माँ बाप से बोलिए, आस पड़ोस में बोलिए, दोस्तों से बोलिए। और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर नहीं, एज अ ह्यूमन आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एज अ सोसाइटी ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उस टाइम पर उस इंसान की मदद करें विदाउट एनी जजमेंट। हमें उससे ये नहीं पूछना कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया या ऐसा क्यों हो रहा था। जस्ट उसको सुन लीजिए, उसकी मदद कीजिए जितनी आप कर पाए। ये नहीं कह रही कि उनका घर तोड़वा दें, नहीं, बट एटलीस्ट जाके बात कीजिए। समटाइम्स एक डायलॉग बहुत बड़ी बात होती है। मान लीजिए किसी के साथ मार पिटाई हो रही है, तो आपने जाके उनके पति को या पत्नी को जाके कन्फ्रंट किया। सो कई बार सोसाइटी के प्रेशर से भी चीजें कंट्रोल आ जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे। जैसे कि इसको तापसी पन्नू हर जी बार की। तो अक्सर ये होता है कि आजकल बहुत सारा आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, घर वाले भी समझाया जाता है, बच्ची का घर माँ बाप ही पीटते हैं। जो बाबा लोग होते हैं ना प्रवचन देने वाले, वो भी बैठ के अपने प्रवचन में बोलते हैं कि बच्ची का घर माँ बाप ही बिगाड़ते हैं, बच्ची के घर में हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहिए, लड़की घर में आ जाए तो धक्के दे के भगा देना चाहिए। लोग तरह तरह के जोक्स बनाते हैं, बिटिया मायके आई है तो उसे बहुत सारा काम करा रहे हैं, बेचारी डर के वापस चली गई। इस तरह की चीजें पूरा सोसाइटी की हमारे साइकी बनी हुई है कि अगर तकलीफ में लड़की मदद मांग रही है तो घर वालों को मदद नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से उसका घर खराब हो जाएगा। और कई बार पेरेंट्स भी ये समझाते हैं कि देखो बेटा थोड़ा सह लो, चल जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अभी कुछ गुस्सा रहा होगा, हो लिया होगा, कभी कुछ रहा होगा, दिमाग खराब रहा होगा, ऑफिस की टेंशन रही होगी, पिट के आया होगा, कुछ इस तरह की बातें। तो ये सब चीजें जो है ये मिला के मतलब एक ऐसा माहौल बनाती है जिसमें समाज का रोल बढ़ता है। तो एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे क्या करना चाहिए, समाज को कैसे रिएक्ट करना चाहिए इन सिचुएशंस में? सर प्रॉब्लम भी यहाँ आ रही है कि हमारा आधा तबका जो है वो तो बेटी को बोल देता है कि तुम्हारी डोली उठ गई है, अब अर्थी वहां से उठेगी। और आधा तबका जो अब है वो लड़की को ये सिखा रहा है कि बेटा तुम आ जाओ, हम इनको देख लेंगे कोर्ट में जाके। बैलेंस नहीं हो पा रहा है। हमें उसकी खुशी में भी उसको बसने देना चाहिए और उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। बट जब उसकी प्रॉब्लम हो रही है तब हमें उसके साथ भी खड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो जी वो जी खाना नहीं बनाया, लड़ाई होगी तो बेटा तू घर वापस आ जा। ये क्या बात हुई? ऐसा भी नहीं है ना। लेकिन जब वो इतनी प्रॉब्लम में है कि उसको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में जा रही है लड़की आपकी, आप तब भी बोल रहे हो कि नहीं सहती रहो सहती रहो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर्स, हमको विजिलेंट होना बहुत जरूरी है। हमको आसपास में क्या चल रहा है देखना जरूरी है कि क्या कोई प्रॉब्लम में है, क्या कोई अपनी नॉर्मल रूटीन से पीछे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने आप को वोकल होके बता पाए। कई बार हमें साइंस देखने होते हैं कि मान लीजिए कोई वॉक पे आता है रोज, कुछ दिनों से नहीं आ रहा है, तो क्या ये हमारा एज अ नेबर फर्ज नहीं बनता जाके पूछ लें कि हाँ जी, शहरों में हम कोई बात ही नहीं कर रहा कि जाके पूछ लें कि समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक विद यू, तबीयत ठीक है तुम्हारी, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि हो सकता है वो किसी को ना जानती हो, किसी डॉक्टर के पास ही जाना है, वो आपका रिश्तेदार हो, आप उसकी हेल्प कर पाए। सो थोड़े थोड़े चेंजेस अगर हम सब लोग लेके आए तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें ये सारी चीजें जो है इसमें एक सवाल बीच में पूछ लेता हूँ, फिर उस पर हम आएंगे कि हमारी जो व्यक्तिगत चीजें इस तरह की, जैसे आपने कहा दादा दादी नाना नानी के जमाने से चला आ रहा है, ठीक है, पर क्या उस समय इस तरह की प्रोफेशनल हेल्प थी कि भाई आप गए, आपने किसी से कंसल्ट किया, उसने आपको गाइड कर दिया? क्योंकि दादा दादी नाना नानी के जमाने पे तो ऐसे लोग भी थे ना, जो बाबा जी लोग बोल रहे हैं कि बेटी की अर्थी वहीं से उठनी चाहिए। उस जमाने में भी क्योंकि लोगों को सही गलत का पता नहीं था, जो मन में आया सलाह देते थे। अभी वो बोल देता है बाबा जी लोग कि बेटियों का घर जो है वो माँ बाप ही बिगाड़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो उस माइंडसेट के साथ भी तो पुराने जमाने में लोग होते होंगे, ये कोई नया तो बनी नहीं है, सोच तो पुराने जमाने से चली आ रही है। तो ऐसे में आज के जमाने में जो आधुनिक वैज्ञानिक दिशा निर्देश है, जिसको आप मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग कह सकते हैं, कुछ और कह सकते हैं, तो ये जो है
ये एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो इसके लिए कब जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, वो कौन सी परिस्थितियां जिसमें जाना है, अब ये तय करना भी तो मुश्किल है। अब ये थोड़ी कि सुबह से मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ और मुझे टाइम पे चाय नहीं मिली तो मैं जाके सीधे एक मनोवैज्ञानिक को ढूंढने लगूंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सर आपका पहला सवाल था कि हमारे माँ बाप दादी दादा के टाइम पे भी चीजें खराब थी। तब पता है क्या था कि तब औरतें सक्षम नहीं थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उनके पास कोई जी चारा ही नहीं था फाइनेंशियली। पति कमा के लेके आएगा, हमारा काम क्या था, घर संभालना, बच्चे संभालने, और कुछ बात भी हो गई तो चलो मन मुटाव हो गया, पर खाना तो ब्रेड विनर तो वही है ना, जी पैसे तो जी वही लेके आएगा। और जी इसलिए औरतें कॉम्प्रोमाइज करती थी, आदमी इसलिए कॉम्प्रोमाइज करता था कि रोटी तो बीवी नहीं देनी है, मेरे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को और बच्चों को वही पाल रही है, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज करते थे। ऐसा नहीं है कि केवल औरतें कॉम्प्रोमाइज करती थी, दोनों वो बाइक के पहिए थे कि दोनों बराबर खींच रहे थे, प्रॉब्लम जी दोनों जी को थी, बट कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। अब क्या है, औरतें इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वेरी गुड, आदमी भी बहुत अच्छा कमाने लग गए हैं। अब लेडीज बोलती हैं कि पैसा मैं भी बराबर का लेके आ रही हूँ, तो मुझे इसकी टॉर्चर सहने की या इनकी बातें सहने की क्या जरूरत है। जी जी आदमी कहता है मैं भी अच्छे से कमा रहा हूँ, मुझे हाउस हेल्प मिल जाती है, मुझे मेड मिल जाती है, मुझे मेरी माँ के लिए नैनी मिल जाएगी, पैसे दूंगा जी काम हो जाएगा। अब वो जी जरूरतें बाहर से पूरी हो रही हैं, यू नो तो जी। इसलिए दूसरा वाला सवाल मेरा इसी में, जो दूसरा सवाल था कि इस कैसे जाने कि अब हमारा टाइम आ गया है कि अब हमको किसी से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी अफेक्ट होनी शुरू हो जाए किसी चीज से, जी यानी जी कि आपको कोई चीज बॉदर कर रही है, आपको भूख लगनी बंद हो रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपका काम पे जाने का मन नहीं हो रहा, सोते हैं, सो के उठने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में एनर्जीज नहीं है, ब्रेन फॉग हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 दिन हो गया तो आपको लगे कि आपको काउंसलर की जरूरत है, नहीं, इनके क्राइटेरिया होते हैं। कुछ चीजें 1 महीने तक कंटिन्यूसली आपको वॉच करनी है, कुछ महीने 2 हफ्ते के लिए होती है। तो जब हम काउंसलिंग सेशंस लेते हैं तो सिर्फ बातें नहीं की जाती, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी होती है हमको फिर से डायग्नोज करने के लिए। और पहली चीज, एक साइकोलॉजिस्ट आपको कभी डायग्नोसिस नहीं देता है, वो सिर्फ आपकी हेल्प करता है बताने में। बाकी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। जी। तो वो आपको बताते हैं, फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। एक चीज़ और बताएं कि ये समस्या तो हमने बात की कि भाई ज़्यादातर जो हम बातें कर रहे हैं वो स्त्री पुरुष संबंधों पे अभी तक हमने बात की है। बच्चों को लेकर भी बड़ी समस्या है। किसी के बच्चे हैं रात भर सोते ही नहीं हैं, किसी के बच्चे हैं वो टीवी देख रहे हैं तो खाना खा रहे हैं तो टीवी देखते हुए खा रहे हैं, मोबाइल में झांक रहे हैं, मोबाइल चेक कर, कई लोग जो होता है कि उनको हर सेकंड मोबाइल चेक करते हैं, पता नहीं ऐसे क्या हो जाएगा अगर मोबाइल चेक नहीं किया। कई बार ये होता है कि आदमी किसी को कॉल करने के लिए मोबाइल उठा रहा है और उसमें वो कुछ और देखने लग गया, रील वील कुछ देखने लग गया, कहीं चेक करने लग गया और भूल गया कि उसे कॉल करना था। दोबारा उसको याद आया, फिर उसने उसको उठाया, तब उसने कॉल किया, या फिर दोबारा से भी इस तरह से उलझ गया। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं बच्चों के साथ में खास तौर पे। और गेम के मामले में एक बच्चे को मैं जानता हूँ, उसका तो एक हाथ ही कमजोर हो गया था, वो इतना गेम खेलता था, पूरे समय वो घर में घुसा रहता था। तो ये कुछ चीजें जो आ रही हैं, इनका इनका क्या उपाय है, ये भी एक सरदर्द है। इसको कैसे हैंडल करे पेरेंट्स, आपके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सर सबसे पहले आपने बोला खाना खाते समय, आप देखिए इंडिया इंडिया ओबेसिटी में अब कितना आगे आ गया है। जी नॉर्मली अगर आप 5-10 मिनट खाना खाते हुए देख रहे हैं तो दैट इज नॉर्मल, बट अगर आप हर टाइम ही खाना खा ही नहीं पा रहे हैं टीवी के बगैर और आपको एडिक्शन हो रहा है, सर उससे ओवर ईटिंग हो रही है, बिंज ईटिंग हो रही है, आप चिप्स भी खा रहे हैं, कोक भी पी रहे हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं, एंड आपका अटेंशन डेफिशिएट हो रहा है उसमें, क्योंकि आपका ध्यान ना खाने में जा रहा है, ना टीवी में जा रहा है, ना किसी और चीज में जा रहा है। दूसरा आपने बोला 24 घंटे मोबाइल देखते रह रहे हैं। जी सर इनको फोमो हो रहा है, मतलब आप वर्ड सुनिए इनके, फोमो इज लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जी दुनिया आगे निकल जाएगी मैं पीछे रह जाऊंगा, दुनिया पता नहीं रील्स में क्या कर रही है। आप देखिए, मैंने तो नोटिस किया है कि पति अपनी पत्नी को हैप्पी बर्थडे फेसबुक पे विश कर रहा है ना, आपस में वो बात नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं है उनके पास, कहाँ जा रहे हैं हम। एंड दूसरा, ये सब चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है क्योंकि इससे ब्रेन फोक, जैसे आपने बोला कि वो कॉल करना चाह रहे हैं, कॉल करते करते जी भूल रहे, रील्स देख रहे, एडिक्शन हो रही है बेसिकली। ये जो रील्स हैं, ये सब जो चीजें हैं, ये ब्रेन के ऐसे हैं जो कि सब्सटेंस अब्यूज केस में स्टिमुलेट करते हैं। सो देन यू गेट जी एडिक्टेड टू इट, तो आपको बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। सी आई एम वर्किंग इन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑल्सो।
वहां जी, जी, पर जी। 15-15 साल के बच्चे सिर्फ मोबाइल एडिक्शन की वजह से आ रहे हैं। कोशिश करें एज़ अ पेरेंट कि आप एक दिन में बच्चों से 2 घंटे फ़ोन छीन लें। छीन नहीं लें, उनसे सबमिट करा लें अपने पास कि हमारे पास रखो, 2 घंटे फ़ोन नहीं मिलेगा दिन में, और वीक में पूरा 1 दिन ना दें। आपको बहुत बच्चे बहुत तंग करेंगे कि हम नहीं दे पा रहे हैं, बट ये प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ दिस इज़ गेटिंग रियली बैड। कभी भारत ना सर कैलकुलेशंस में माना जाता था मैथ्स में, हम मुँह ज़बानी कर लेते थे। मतलब फॉरेन में 2+2 भी कैलकुलेट कैलसी से करते हैं। अब हमारे बच्चे भी नहीं कर पा रहे। हमें कैलकुलेटर चाहिए, एग्जाम्स में भी कैलकुलेटर अलाउ कर दिए, देखिए क्यों कर दिया। अच्छा, एक चैट जीपीटी ने बहुत प्रॉब्लम कर रखी है, हम अपने ब्रेन को स्टिमुलेट ही नहीं कर रहे, कोई चीज करना ही नहीं चाहते, चैट जीपीटी से पूछ लेते, उसको अपनी भाषा में भी नहीं लिखना चाहते सर हम लोग। जैसे आई एम डूइंग पीएचडी, उसके लिए भी पैराफ्रेजिंग टूल्स हैं, बताइए तो हम कर क्या रहे हैं, नॉलेज कहाँ है। सो बहुत प्रॉब्लम्स है, हमें इन सब चीजों से बच्चों को थोड़ा दूर रखने की जरूरत है। ये हमारी हेल्प के लिए है, हमें खत्म करने के लिए नहीं। अच्छा, एक चीज़ कभी-कभी आपने देखी होगी और भी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मेरे एक दोस्त थे, उस ज़माने में वो जो डायल वाला फ़ोन था, उन्होंने डायल वाला फ़ोन किसी को मिलाया, फ़ोन डायल कर दिया, फिर वो काट देते थे। उनको ऐसा लगता था मैंने शायद रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, फिर वो दोबारा मिलाते थे। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो गैस जली हुई तो नहीं छूट गई है, बार-बार उनके दिमाग में आ रहा है, बार-बार उनको लगता है कि कहीं ताला मैंने लगाया कि नहीं लगाया। कई बार वो लगा चुके होते हैं, उनको लगता है कि नहीं लगाया है। कई बार जो है वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना लोगों के साथ चल रही हैं। तो ये क्या है? ये भी कोई प्रॉब्लम है या बस ऐसे ही है? अ, सर बहुत सारी चीजें यहाँ मैटर करती हैं। चीजें भूल जाना एक एज के बाद तो इट्स ओके, मतलब वो डिमेंशिया या अल्जाइमर्स वाली चीज आ जाती है। लेकिन अगर ये यंग एज में हो रहा है तो देखना पड़ेगा कि क्या कोई उनके मतलब कोई चिंता उनके दिमाग में 24 घंटे रह रही है, या कोई मेमोरी इश्यूज है, या 24 घंटे कोई बॉडी ट्रॉमा है जो उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, या कोई चाइल्डहुड में कोई बात हुई हो। सो बहुत सारी चीजें इसमें अफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि हर हर चीज हम डायग्नोज कर दें, मतलब उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में ले लें। कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं, पैटर्न्स होते हैं कि कईयों को आदत होती है कि हर चीज पे सस्पिशन करना। सो या हर चीज को हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी नहीं बोल सकते। एक चीज़ बट हाँ, और भी है जो समाज में जी, 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 बताएँ आप, बताएँ। सॉरी 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 सॉरी, आप बोलिए। हाँ जी। जी, प्लीज़ कंटिन्यू, आप आपकी बात पूरी हो जाए। सो कभी कभी जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति भी अगर बार बार संदेह कर रहा है, तो उसको फिर आपको मनोवैज्ञानिक के पास पक्का लेके जाना चाहिए। जी, जी। अच्छा, कई बार एक चीज़ आपने और देखी होगी, अब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि कई बार लोगों को टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, दिल धड़कने लगता है। कई बार लोगों को घबराहट सी महसूस होती है। कई बार बग बेला छोटी-सी बात पे टेंशन हो जाता है। किसी एक आदमी ने एक छोटी-सी हरकत कर दी, आपका 3 घंटे मूड खराब रहेगा उसकी छोटी-सी बात पे। कई बार आप सो रहे हैं रात भर, नींद ही पूरी नहीं हो रही है। कई बार आप बहुत थके हुए हैं, पर नींद नहीं आ रही है। ये सब चीज़ें आजकल बड़ी कॉमन हो रही हैं। काम में मन नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट खत्म हो गया है, अपनी रुचियाँ खत्म हो गई हैं, जो खा दो, खिला दो, खा लेंगे। ये क्या हो रहा है? ये किस चीज़ के लक्षण है? क्या ये डिप्रेशन-विप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, क्या है ये? सर बेसिकली डिप्रेशन और एंजाइटी को ना हम बहुत आम बोल देते हैं, बट ये जी, ऐसा नहीं कि चुप हो जाना या स्ट्रेस में चले जाना ही डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में बंदा आपको रात को पार्टी करता हुआ भी दिखेगा और सुबह कुछ ना कुछ अपने लिए या किसी के लिए गलत भी कर सकता है। डिप्रेशन के जी, सिम्टम्स ऐसे नहीं होते, बट नॉर्मली जो आपने बातें कही वो कुछ ना कुछ जैसे मानसिक तनाव, यानी कि स्ट्रेस इन द हुँ, माइंड कहा जा सकता है कि आप सो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही बिकॉज़ आपका ब्रेन काम कर रहा है। आप कुछ ना कुछ हुँ, सोचते जा रहे हैं। आपने बॉडी को तो आँखें बंद कर ली, रिलैक्स कर दिया, बट आप ये सोच रहे हैं, सुबह मेरी मीटिंग होने वाली है, आज बीवी ने से लड़ाई हो गई, पता नहीं सुबह उठ के मुझे खाना देगी, नहीं देगी, बॉस क्या बोलेगा। बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में चल रही होती है ना, तो आपका दिमाग रेस्ट नहीं कर पाता। फिर वो नेक्स्ट डे आपकी बॉडी के ऊपर असर आएगा। सो यही चीज़ें लूप में चलती रहती हैं, तो जाके ऐसा हो जाता है। कुछ चीज़ें और भी होती हैं जैसे लाभ कई लोग जो है नेल बाइटिंग करते हैं, पैर हिलाते रहते हैं बैठे-बैठे, उँगलियाँ चटकाते रहते हैं। ये क्या है? अगर कॉल नहीं आएगा तो बेचैन हो जाएँगे, कुछ देर नहीं आए तो कई बार लोग अपना बाल नोचते रहते हैं, स्किन को इधर-उधर खुजली करते रहते हैं, कुछ खुद खुद खोदते रहते हैं।
ये क्या है, ये क्या चीजें हैं ये? सर एक्चुअली ये ना बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो आपने एक सेंटेंस में बोल दी। जी पैर जी। हिलाना इज लाइक कि जब कोई बंदा नॉर्मली बोल देते हैं झूठ बोल रहा है, नहीं, बट वो कोई चीज एग्जैजुरेट कर रहा होता है। जब उसकी जी। बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई ना कुछ इधर उधर कर रहे हैं, मतलब सही स्टेटमेंट नहीं दे रहे। सो ये जी बॉडी क्यूज होते हैं बेसिकली। एंड बाल नोच लेना भी कि कोई स्ट्रेस हो रहा है, बट जो आपने मेन बोला कि स्किन खुजाते रहते हैं, सो वो वहां पे आपको साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत है। बाल नोचना जोर से, वो भी साइकाइट्रिक हेल्प है। एंड जैसे ट्विचिंग बोल दी जाती है, कुछ ऐसे मतलब कुछ आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल चीज हो जाती है तो कुछ ऐसे ट्विच करते हैं आईज को, बहुत सारी चीजें होती है, उसको टिक सिंड्रोम बोलते हैं। सो ये सब चीजें जब आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर आ जाता है ना, बेसिकली एंजाइटी तो खुद में डिप्रेशन, सॉरी, एक डिसऑर्डर है। एंक्शियस हो जाते हैं किसी चीज को, और एंक्शियसनेस क्या होती है? जो चीज नॉर्मली नहीं है, सिर्फ आप उसको सोच रहे हैं, आपकी काल्पनिक चीजें हैं वो, कि हाँ मैं बस में जा रही हूँ या कार में जा रही हूँ, मुझे पंजाब जाना है, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, कार में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पीछे गैस ऑन रह गई, ये सब चीजें एंक्शियसनेस में आती है, कि जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हैं बस। सो ये चीजें जाके आगे धीरे 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 बढ़ जाती है। सो जब आपको लगे कि आप नॉर्मल, सी अभी मैं इस कमरे से निकलूंगी, मैं एसी ऑन है, बाहर जाके 2 बार सोच लिया कि एसी बंद किया कि नहीं, एक बार चेक कर लिया, ठीक है, इट्स नॉर्मल। बट अगर आप वॉक पे चले भी गए, एसी ऑन किया है, वहां आपको हेल्प की जरूरत है। अगर वो लूप में चल रहा है आपके दिमाग में, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। अब ये देखिए, इतनी सारी जो बातें आपसे की, मैं, दर्शक भी हमारे देख रहे होंगे, मतलब मेरा तो इम्प्रेशन ये है कि बहुत सारी चीजें पता चली, लेकिन कुछ भी देखा जाए तो पता नहीं चला। हम्म। शायद ये कुछ ऐसा है जो है कि नहीं है, ये पता लगाना, ऐसे इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। साइकेट्री में डॉक्टर भाई ऐसा होगा तो आ जाओ, डॉक्टर को दिखा लो, डॉक्टर बता देंगे। लेकिन ये चीजें बड़ी बड़ी सारी उलझी हुई लग रही हैं। अब यहाँ बात आती है कि विश्वलोकनाथ जी ने जो ये शुरू किया है, हे पल, बहुत सारा पैसा वैसा लगा के बढ़िया, कि लोगों को एक सुविधा मिले और घर बैठे मिल जाए, जाना ना पड़े, आना ना पड़े, इस टाइप का भी सिस्टम है। ये क्या है, इस क्या अगर हम इसी में जाके कुछ, क्या हमको कुछ मिल सकती है मदद? वहाँ क्या होता है, सर कैसे होता है, कौन कौन लोग होते हैं, जरा बताइए। आप लोग कैसे मदद करते हैं? क्या आप लोग, कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, कितने साइकोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे जो लोगों की मदद के लिए है? सर सबसे पहले मैं नाथ साहब के बारे में बताना चाहूंगी, हालांकि आपने इंट्रोडक्शन दी है, बट मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट कुछ चीजें हैं जो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं नहीं बता सकती। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, लव मैरिज हुई उनकी, चीजें बहुत सुंदर, 2 बेटे हैं उनके, सब कुछ ठीक चल रहा था, पेरेंट्स भी साथ रह रहे थे। अचानक से ऐसा तूफान आया कि चीजें बहुत खराब हो गई, एंड ही हैड नो बडी टू टॉक टू। वो तो अच्छा है कि आप जैसे दोस्त थे उनके पास, तो चीजें संभल गई, बट चीजें बहुत खराब हुई थी, बहुत ज्यादा खराब हुई थी कि एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तब उन्होंने सोचा, जब वो अपने होश में आए, चीजें ठीक हुई, थोड़ा अपने यू नो माँ बाप के और आप लोगों के सपोर्ट से चीजें थोड़ी बहुत ठीक हुई, तो उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहेंगे जहां पर वो लोगों की मदद कर सके, क्योंकि वो खुद इस चीज से गुजर चुके थे। सो धीरे धीरे जब उन्होंने इसको फाउंड कर दिया, इस ऐप को, तो सबसे पहले शायद मैं ही उनको मिली अभी थी। सो ये ऐप है? ये ऐप है, हाँ जी, उन्होंने इस जी ऐप जी। को फाउंड किया जिसका नाम हे पैल है, मुझे एग्जैक्टली, HEYY। मैं, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है। हाँ, मुझे ये पता है कि उन्होंने कुछ किया है, पर मुझे बहुत या डिटेल्स नहीं पता है। ए इस पैल। ऐप का नाम हे पैल है, और उसकी स्पेलिंग है HEYYPAL। और इस दो हे वाई है? पैल, हाँ जी, 2 वाई जी है, हाँ जी। जी। तो हे पैल पे हम लोग हम लोगों ने साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड पैल्स, ये हमारी कुछ कैटेगरीज हैं। अगर आपको साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अगर मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक की जरूरत है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर थेरेपीज की जरूरत है तो आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, और अगर आपको किसी की जरूरत नहीं है और सिर्फ आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको किसी की सलाह की जरूरत हो, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सुन ले बस, तो वो सुनने के लिए भी हमारे पास पैल्स हैं जिनसे आप अपनी मन की बात कर सकते हैं। और ये इतना अच्छा क्यों है? बिकॉज इसमें हमें नहीं पता चलता कि आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी फोटो, आपका फोन नंबर, हमारे पास कुछ नहीं आता है।
सिर्फ जो आप अपना वहां पर यूजर नेम डालेंगे उससे हमें कॉल आ जाती है। एंड ये 24/7 अच्छा, आप अवेलेबल है। केवल ऐप पे जो है चैटिंग नहीं करते, बात करते हैं फोन पे? यस, उसमें चैट का ऑप्शन भी है, बात का ऑप्शन भी है। जी 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 एंड जी। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपकी मेरे से बात नहीं हो पा रही है तो कोई और अवेलेबल होगा, और नहीं है तो कोई और अवेलेबल होगा। उसमें स्टेटस रहता है, जो ऑन है उसकी ग्रीन लाइट रहेगी, जो ऑफ है उसकी रेड लाइट रहेगी। सो आप जी जी। कंटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, नॉर्मली अगर आप साइकोलॉजिस्ट से बात करना चाहें तो आपको कम से कम 2-3 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। हमारे यहाँ पर जस्ट अ क्लिक अवे, एक बटन दबाना है और हम अवेलेबल हैं। एंड अगर आप सेशन लेते हैं वो कहीं ना कहीं 2500 से 4000 रुपए का पर सेशन लगता है। एंड हमारे यहाँ पर हम 5 रुपया पर मिनट से लेके 70 रुपया पर मिनट पर आपको काउंसलिंग सेशंस दे रहे हैं। आपको पूरा 45 मिनट का सेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आधा घंटा बात कीजिए, आप 15 मिनट, 5 मिनट, जब तक आपको ठीक लग रहा है, आप कन्विंस हो जाते हैं, दोबारा कॉल कीजिए। सो यस, ये है पैल इसीलिए है कि हम आपकी हेल्प मतलब कर ऐसे, पाए। हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया लगा मुझे। मान लीजिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, अब आप पूरी बात नहीं बता पाए, आपके मन में कुछ रह गया, अब दोबारा टाइम लीजिए जाइए, तो अभी इसमें क्या है कि जाके आप 5 मिनट बता दीजिए, मैम मैं ये फला चीज बताना भूल गया था, मेरे पेट में भी दर्द रहता है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई सर, 5 मिनट, ये सबसे आइडिया बड़ी अच्छा है। बात है, सबसे बड़ी बात है कि जो टैबू है, जो सोसाइटी से हमें डर लगता है। मान लीजिए मेरा क्लिनिक चल रहा है तो आपको आने में ही डर लगेगा कि आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, कोई मुझे देख लेगा। इसमें पता ही नहीं चल रहा कौन कॉल कर रहा है और किसको कॉल कर रहा है। दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग ना। और ये क्योंकि बहुत, पेल्स वाला जो कंसेप्ट है, ये क्या है? पेल्स क्या करते हैं? मतलब पेल्स मतलब हमारे आपके जैसे लोग ही हैं, या आप अलग से लोग हैं जो केवल अच्छा, आपने दुख दर्द सुनने के लिए रखे हुए हैं? नहीं सर, वो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली वो ओके मास्टर्स ओके। कर रहे हुए बच्चे हैं जिनको जैसे अभी जब तक आपकी मास्टर्स नहीं हो जाती और उसके बाद अंडर सुपरविजन आप कुछ टाइम का पीरियड कुछ पीरियड ऑफ टाइम होता है, जब तक आप अंडर सुपरविजन किसी के प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आप अकेले प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बेसिकली वो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स ही है। एंड हमारे ऐप पे जितने भी लोग हैं सब वेरीफाइड है, सबके सर्टिफिकेट्स चेक किए जाते हैं, सबकी सारी पैन कार्ड, आधार कार्ड सब चेक किया जाता है, तभी वो ऑन बोर्ड आते हैं। सो एवरीथिंग तो इज सारे वेरी सिक्योर। प्रोफेशनल्स लोग हैं आपके यहाँ पे? यस यस। ऐसा नहीं है तो कि पैल आप भी आके मुझे बोले कि मुझे पैल रख लो तो मैं कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब मेरे लिए स्कोप नहीं है। नहीं, आपके लिए नहीं। आप हमारा इंटरव्यू कीजिए बस। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सच बताऊं, पूरे इंटरव्यू इतने घंटे सुनने के बाद, पहले तो दर्शकों को बताऊं ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट यूनिक लगा इसलिए मैंने इंटरव्यू किया। और सबसे बड़ी बात, स्पॉन्सर्ड नहीं है मतलब मैंने फ्री सर्विस भी नहीं ली है, कोई कुछ भी नहीं है। और कुल मिला के ये था कि आप तक जानकारी पहुंचाएं। और जिस तरह का ये उलझा हुआ सब्जेक्ट है, इसमें तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो शायद ज़्यादा अच्छा हो कि एक्सपर्ट से ही बात की जाए, क्योंकि जैसा हमने उदाहरण दिया कि सर जितने लोग उतनी सलाह है, पता चला किसी ने आपको उल्टा फंसा दिया, मरवा दिया, आपकी दुकान में घाटा हो रहा है, आप परेशान हुए जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है, और वहाँ जाके आप गए किसी के पास में, उससे पोथी पत्रा बचवाया तो उसने 5-7 हज़ार रुपये की पूजा और बता दी आपको, तो पहले ही घाटे में चल रहे हो आप। तो उससे अच्छा ये है कि एक साइंटिफिक वे है चीज़ों को समझने का। अभी हमने स्त्री पुरुष संबंधों और बच्चों के बारे में ही बात की है, लेकिन इसमें सभी तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आपके कारोबार पे भी असर डाल सकती हैं, दूसरी चीज़ों पे भी डाल सकती हैं, उनको भी एड्रेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया लगा, एक अच्छा पॉजिटिव एक कदम लगा जो मेरे ख्याल से एक भुक्तभोगी ने उठाया। और समाज में जो दिक्कतें हैं, वो इन इन दिक्कतों के लिए अभी तक कोई इतना ज़्यादा सुलभ प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं जाऊँगा ना साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, तो लोग पहले ही ये समझेंगे क्या हुआ इसका। एक तो जिसको थोड़ा-सा भी कुछ मनोवैज्ञानिक समस्या है, लोग उसको पागल समझते हैं। पता चला मैं गया तो लौट के आया और बोले उनका मेंटल प्रॉब्लम चल रहा है भाई, गए थे वहाँ पे। और फिर वो पहुँचते-पहुँचते 4 जनों से हो गया, उनको तो करंट लग रहे हैं, 5 जो है पागल खाने भर्ती होने वाले हैं। तो ये सब भी ऐसा चलता नहीं रहता है, होता है। समाज हमारा ऐसा ही है। तो उसमें जो सर, है अच्छा है कि भाई एक 5 मिनट लगाओ, आप बात सुन लो, एक कर चीज मैं दो। आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी सेशन ले रहे हैं, चाहे वो हेपैल पे ले रहे हैं चाहे अदरवाइज भी, प्लीज उसको डिसकंटिन्यू मत किया कीजिए। जब आपका काउंसलर बुलाए प्लीज मिलिए। बिकॉज मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी एक मेरा क्लाइंट है, ओसीडी पेशेंट है, बहुत मुश्किल से उसको 3 घंटे वॉशरूम प्रैक्टिस से मैं 65 मिनट्स तक लेके आई थी। अब उन्होंने सेशन लेने बंद कर दिए, वो फिर से 3 घंटे तक पहुंच गए।
प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि वो सारी मेहनत, केवल ऐसा नहीं है कि आपका रिलैप्स हो गया, हमारी मेहनत भी जाती है, पेरेंट्स जो आपके नहीं, ये साथ तो रहते है। हैं। और खास तौर पे ये जो साइकोलॉजी के बारे में देखिए, मैंने जो सवाल पूछा आम आदमी बन के पूछे, मुझे भी काफ़ी जानकारी इसके बारे में और समझ भी है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि साइकोलॉजी या साइकेट्री, ये ऐसा नहीं है कि आपका उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया और यूरिया कम निकल आया तो उन्होंने दवा दे दी आपको, या आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है तो दवा दे दी। ये व्यक्ति हर मरीज अलग साइंस है। उसको समझना, उसको देखना और उसको देखने समझने के बाद उसकी दवा तय करना। हर आदमी अलग समस्या, एक को आदमी को कुत्ता काटने से डर लगता है, दूसरे आदमी को हस्बैंड से डर लगता है, तीसरे आदमी को जो है वो हमेशा ही लगता रहता है कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं अंदर कुछ हो रहा है। चौथे आदमी का दिल धड़कने लगता है जबकि उसको कुछ नहीं है। पांचवें आदमी को लगता है मैं मर जाऊंगा, मुझे अभी सांस नहीं आ रही है, पता चला कि वो पैनिक अटैक हो रहा है उसको। तो ये अलग अलग लोगों के सिम्टम्स को समझना और उनके शरीर की क्षमता को देख के दवा देना, इलाज देना, और उसी तरह से जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं उनको समझाना होता है। तो ये पूरा काम जो है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है और इस काम को धैर्य से और मन से करके ही आप लाभ ले सकते हो, हड़बड़ीपन में नहीं ले सकते। ये वैसे तो दवाओं को भी बीच में छोड़ देना खतरनाक है, लेकिन ये इलाज लंबे चलते हैं, उसमें मेहनत बहुत लगती है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बैठेंगे, कई बार घंटा-घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा वो सर खपाता है अपना। अब आपने पता चला उसने खींच के रबर को यहाँ तक लाया लंबी और आपने छोड़ दी तो वापस चले गए। तो ये डॉक्टर साहब की राय जो है वो मैं भी आपको समझा के कहना चाहूँगा, कभी भी किसी साइकोलॉजिस्ट का, साइकियाट्रिस्ट का इलाज अगर आप करा रहे हैं, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। चाहे वो नशा छुड़ाने के लिए कर रहे हो आप, चाहे वो अपने एंग्जायटी के लिए कर रहे हैं, वो डिप्रेशन के लिए कर रहे हैं, ओसीडी के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आपका सर, भी सेम बहुत-बहुत हियर। शुक्रिया, आपने समय निकाल के सुना और जीवन की समस्याओं के उम्मीद करता हूँ कुछ हल आपको मिले होंगे, और अगर मिले हों तो दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुँचाएँ, उनको भी बताएँ और निश्चित तौर पे ये जो प्रयास इन्होंने नया शुरू किया उसके बारे में भी बताएँ। नमस्कार। थैंक जय यू। हिंद।